बनकर के आए तो उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ एक अच्छा उन्होंने स्टैंड लिया, मजबूती से कार्रवाई प्रारंभ हुई। लेकिन फिर क्या कारण हुए कि दिग्विजय सिंह जी के स्वर अलग निकले, जयराम रमेश जी के स्वर अलग निकले, फिर केंद्र की नीति जो है फिर से नक्सलवाद को लेकर के ढुलमुल हो गई। देखिए, नक्सलवाद की समस्या को राष्ट्रीय समस्या मान करके और ये 9 राज्यों को एक संयुक्त अभियान इसको लेकर के और मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच, बहुआयामी अप्रोच के साथ में इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, उनको अलग से एड्रेस किया जाना चाहिए। कहीं कोई बातचीत की संभावनाएं हो सकती हैं, उनको बातचीत के माध्यम से उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहिए। और उसके अलावा कोई जहां बल प्रयोग की आवश्यकता है, हिंसा के खिलाफ अगर बल प्रयोग भी करना पड़ता है क्योंकि ये शासन के खिलाफ युद्ध है, तो उसकी नीति पर भी और सबको मिल करके एक अप्रोच के साथ एक स्वर में केंद्र और सब राज्य मिलकर के इस पर नीति बनाएं और इस समस्या का समाधान करें। नहीं तो देश जल रहा है। नक्सलवाद आज देश को झुलसाया हुआ है। असंख्य जाने जा रही हैं। विकास जो गांव-गांव तक, वन में, जंगल में पहुंचना चाहिए, पुल ये बनाने नहीं देते, स्कूल ये बनाने नहीं देते, ये अस्पताल ये बनाने नहीं देते। ये इनका आज कहाँ विचार कहाँ है? ये कोई नक्सलवाद आज विचार नहीं बचा है। मुझे बताइए, इस प्रकार की हिंसा करने वाले महेंद्र कर्मा के शरीर के ऊपर ये वहां नाचते हैं और इसमें और मुंबई के माफिया में अंतर कहाँ रह गया है? आज एक प्रकार का नया माफिया देश में विकसित हो रहा है। ये बिल्कुल दुखद बात है। ये दीपक जी, इनके पास हथियार कहां से आते हैं? ये बिल्कुल दुखद बात है। कैप्टन अभिमन्यु पूरा देश इस बात को समझता है, वो बाहर से आती है। मुझे मौका दीजिए कांग्रेस के नेताओं से भी ये सवाल पूछने का। पचौरी जी, केंद्र सरकार से जवाब मांगा जा रहा है कि पिछले 9-9.25 सालों में केंद्र की नीति नक्सलवाद को लेकर ढुलमुल रही है। ऐसी कोई बात नहीं है दीपक जी। केंद्र सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ हमेशा सख्त रुख अपनाया है। जो भी इसके सरकार में बैठे कांग्रेस के जिम्मेदार और जवाबदार मंत्री रहे हैं, चाहे वो उस समय के गृह मंत्री चिदम्बरम जी रहे हों या अभी के गृह मंत्री जी रहे हों या हमारे रक्षा मंत्री रहे हों, नक्सलवाद से निपटने के लिए अगर किसी ने बहुत कठोरता से कदम उठाने की पैरवी की है तो वो कांग्रेस के मंत्रियों ने ही की है, कांग्रेस ने ही की है। अगर पार्लियामेंट की डिबेट को आप उठा के देखें तो इस बात की पुष्टि होगी कि नक्सलवाद से सख्ती से निपटने के लिए किसने आवाज उठाई, वो कांग्रेस पार्टी ने ही उठाई। और जहां तक मेरा संबंध है तो नक्सलवाद में जब जब राज्यसभा में डिबेट हुई है, राज्यसभा में डिबेट उठा के देखिए कि किस ढंग से मैंने इस बात की मांग की थी कि नक्सलवाद का सामना करने के लिए हमें कठोर रुख अपनाना पड़ेगा। प्रश्न इस बात का है कि कैप्टन अभिमन्यु जी के साथ में बड़े अदब के साथ, विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि वो इस विषय से अपने आप को डेविएट करना चाहते हैं। या तो उनको जानकारी केवल हरियाणा तक की है, मध्य प्रदेश की नहीं है या छत्तीसगढ़ की नहीं है। वो कागजों में पढ़ के यहाँ अपनी बात कह रहे हैं। कंवर की हत्या, महेंद्र कर्मा की हत्या और नंद कुमार पटेल की हत्या में अंतर है। कंवर की हत्या जो हुई बालाघाट में उसके घर में सोते हुए हुई है और यहाँ महेंद्र कर्मा की जो हत्या हुई है, यहाँ नंद कुमार पटेल की और अन्य कांग्रेस नेताओं की जो हत्या हुई है, पहले से प्रोग्राम दिया हुआ था। इसलिए राज्य सरकार के पुलिस कर्मियों की जवाबदारी थी कि उस रूट को पहले चेक करते। इन लोगों के साथ जिन्हें सुरक्षा मिली हुई है उनके साथ पर्याप्त सुरक्षा कर्मी रहते और उस रूट की जांच करते जहां से वो जाना था। वो सब चीजें अनदेखी की गई हैं। Z+ सिक्योरिटी की जो नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स में ये रहता है कि एक व्हीकल और दूसरी व्हीकल के बीच में कितनी दूरी का अंतर होना चाहिए। अगर ये दूरियां रहती तो शायद कुछ लोग बच जाते। ये सारी बातें हैं जिन नॉर्म्स का वायलेशन हुआ है और जो राज्य सरकार को, वहां की इंटेलिजेंस को, वहां के ADG को ये जो पहले इंतजाम करना चाहिए थी, जबकि इनको धमकियां मिल रही थी, जबकि नक्सलवादियों ने वहां पर्चे बांटे थे, जब वहां पोस्टर चिपकाए थे, उसके बाद भी अगर वहां पर्याप्त सुरक्षा कर्मी नहीं थे तो ये जवाबदारी किसकी है? मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। आज मैं बहुत दुखी मन से ये बात कह रहा हूँ, मन मेरा भरा हुआ है क्योंकि हमने नंद कुमार पटेल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, हमने महेंद्र कर्मा के साथ काम किया है, हमने उन अनेक कांग्रेस नेताओं के साथ किया है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब एक था तो हम लोग साथ काम करते थे। हम भरे हुए मन से आज बात कर रहे हैं।
हम राजनीति कैप्टन अभिमन्यु की तरह इस विषय पे नहीं करना चाहते हैं। ये हमें क्या बताएंगे कि नक्सलवादी से समस्या से निपटने के लिए क्या करना चाहिए। यूपीए सरकार ने कदम उठाया है, कांग्रेस सरकार ने कदम उठाया है और आगे भी हम कदम उठाएंगे। अगर हमने नक्सलवादियों के कोई शिकार हुए तो कांग्रेस पार्टी हुई है, आतंकवादी के अगर शिकार हुए तो कांग्रेस पार्टी के नेता इसमें हुए, भारतीय जनता पार्टी के नहीं हुए। हम ये भी नहीं कहते कि होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके इस विषय का राजनीतिकरण न करें। जो कमी रह गई है, जो गलती हो गई है, उसको स्वीकार करें और आगे इस समस्या से निपटने के लिए हम सामूहिक पहल करें। ये वक्त का तकाजा है, ये वक्त का तकाजा है। पचौरी जी, आप खुद डिफेंस प्रोडक्शन स्टेट मिनिस्टर रहे हैं, क्या आपको लगता है सेना को उतारने का वक्त आ गया है? क्योंकि इससे पहले भी 2 बार सिविलियन स्थिति में, एक ऑपरेशन ब्लू स्टार के वक्त और इमरजेंसी के वक्त सेना का इस्तेमाल किया गया था। अब आपको नहीं लगता पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है? देखिए, इस विषय में तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को डिसीजन लेना होगा। इस विषय में मैं या मीडिया में चर्चा करने से कोई इस बात का सॉल्यूशन निकल सकता। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि इस समस्या से निपटने के लिए हमें सख्त रुख अपनाना पड़ेगा। सख्त रुख अपनाना पड़ेगा। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट पर चलता हूं। अवनी राय साहब, आपको लगता है कि सेना को उतारने का वक्त आ गया है? देखिए, सेना को आप उतार सकते हैं, लेकिन पचौड़ी जी जिस ढंग से कह रहे थे कि कांग्रेस ने सब कुछ किया, बाकी कोई चीज नहीं किया, ये गलत बात है। असल में जहां लोकतंत्र की खतरा है, जहां इतनी बड़ी समस्या है और बहुत दिनों से चल रही है, इसको खत्म करने के लिए, इसको जड़ से निकालने के लिए जो प्रचेष्टा होनी चाहिए, वो सदिच्छा राजनीतिक दलों की है नहीं। जब मामला होता है तब जाके हमारे पुलिस फोर्स को भेजा जाता है, ये मारे जाते हैं जवानों लोग, और या सेना को हम उतार देते तो सेना भी मारे जाते हैं। क्यों? इसके ज्यादा ट्रेनिंग उनके पास है। गेरिला वार में जो है, जिस ढंग से वो छिपे हुए होते हैं महाराज जंगल के अंदर, और उनके पास इतना हथियार, इतना मतलब सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न हथियार हैं और ट्रेनिंग है उनकी, जो ट्रेनिंग शायद हमारे जवान जो लड़ने जाते हैं उनके पास भी इतना सोफिस्टिकेटेड हथियार और ट्रेनिंग भी उतना नहीं है जितना आज वो लैपटॉप से और इससे कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि हमारे देश की सेना भी उतार दें, लेकिन उससे पहले अगर होशियारी के साथ ना उतारे, या लड़ाई लड़ने से, युद्ध करने से ही वो खत्म हो जाएगा, ये नहीं। जड़ से देखना चाहिए किस लिए हो रहा है, कौन सी इलाके में हो रहा है, कहाँ हो रहा है। आदिवासियों क्षेत्र जो है, जो इनोसेंट सिंपल मैन है, जिसको हम किसी ढंग से कह सकते हैं क्यों ऐसा हो रही, ये पूरे चीज को अध्ययन करके एक ठोस कदम सभी राजनीतिक दलों की लेना चाहिए कि हम इसको कैसे मुकाबला करें और ये समस्या का समाधान करें। अगर ऐसी कोई सदिच्छा हो तभी इसको रोक सकते हैं, नहीं तो कहीं न कहीं पूरे देश भर में 40 साल के लगभग ये चल रही है, और हम हमेशा जब होता है तब कुछ कहते हैं, जब बंद हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए तब ठप हो जाते हैं। ये जो है, ये प्रक्रिया को खत्म ना करके असली जड़ को देखे क्या कमी है वहां, और उसके साथ साथ नक्सलियों की हो या यही हमलावर जो हमला कर रहे हैं, इसको हथियार कहां से आ रहा है, कैसे इसके पास इसे मॉडर्न इक्विपमेंट आ रही है, ये सब चीज को देखना चाहिए एक पूरे इससे, नहीं तो हम रोक नहीं पाएंगे। दीपक, मैं यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ। दीपक जी विनय जी, देखिए, मेरी बात हो रही थी झारखंड के एक फॉर्मर डीजीपी से, जिन्होंने 1 साल में 16 जिलों में से 8 जिलों में नक्सलवाद खत्म कर दिया। और उनका बिल्कुल जो राय साहब कह रहे हैं, इससे मैं इत्तेफाक रखता हूं। उनका ये कहना था कि हमारे सिपाही पैनिक रिएक्शन करते हैं, जैसे परसों भी हुआ कि जब सामने से नक्सलवादी आ जाते हैं तो घबराहट में गोली चला देते हैं और सारे राउंड वेस्ट कर देते हैं। ना तो सोफिस्टिकेटेड वेपन है, ना उनका टारगेट शूटिंग ठीक है, ना उनको पता है कि टारगेट को कैसे हिट करना। एक तो ये बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जब वो रिटायर हो रहे थे झारखंड से, तो लक्ष्मी मित्तल ने उनको बहुत बड़ा पैकेज ऑफर किया कि आप, मेरा 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है माइनिंग का, और मैं नहीं कर पा रहा हूं माइनिंग नक्सलाइट के कारण, और मैंने सुना है कि आपने नक्सल कंट्रोल किया, तो आप इस काम को ले लीजिए। तो बोले मुझे कोई इच्छा नहीं थी नौकरी करने की। मैंने लक्ष्मी मित्तल को ये कहा कि 2 नेताओं के नाम बताता हूं आपको बिहार झारखंड के, इनसे डील कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी मैं आपके स्टूडियो में आने से पहले उनसे बात कर रहा था, और वो ये कह रहे थे कि इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि पॉलिटिकल पैट्रोनेज
अलग किसी एक दल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पॉलिटिकल पैट्रोनेज है नक्सलिज्म को, तभी वो पनप रहा है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, सारे नक्सलवादी इस तरह की खूनी क्रांति नहीं चाहते। इंटेलेक्चुअली कमिटेड भी लोग हैं उनमें, बड़े डेडिकेटेड डॉक्टर्स, इंजीनियर, उनसे भी बात हो रही है लगातार। वो ये कहते हैं कि जो जिस तरह हम कंपनीज को घुसा रहे हैं जंगल में और उनके राइट्स को छीन रहे हैं, इस पर एक संवेदनशील अप्रोच होनी चाहिए कि उनको आप पहले जंगल काट देंगे, फिर उनका खनन कर लेंगे। तो यानी रेशम के दस्ताने में लोहे के पंजे से डील करने की जरूरत है, पर ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल विल नहीं है और इसलिए प्रॉब्लम लिंगर ऑन। और अब मैं छोटी सी बात कह खत्म करता हूं। हमारे घर में कोई समस्या आती है तो हमको अगर समाधान ढूंढना होता है तो हम समाधान ढूंढ लेते हैं ना। इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि अगर जिसको निपटा ना जा सके, लेकिन अगर हम इसकी राजनीति करेंगे और उसको एक और एग्जांपल बस मैं लास्ट याद दिलाना चाहता हूं। यहाँ एक बार कश्मीर के गवर्नर के साथ में चाय पी रहा था, बहुत पुरानी बात है। मैंने पूछा कि हाउ आर यू डीलिंग विद द मिलिटेंट्स ऑफ द वैली, तो जानते हैं उनका क्या जवाब था? मिस्टर नारायण, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट द मिलिटेंट्स ऑफ द वैली, आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट द मिलिटेंट्स ऑफ दिल्ली। सो वी हैव टू सी दीज थिंग्स। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वेस्टेड इंटरेस्ट का ही सारा मामला हो और इसलिए हम समाधान ना ढूंढ पा रहे हो। बिल्कुल विनीत जी, आपकी बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं। आपका विश्लेषण एक पत्रकार की तरह का विश्लेषण है पचौरी जी, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर सभी कहीं ना कहीं इसको छू कर जा रहे हैं। क्या आपको वाकई में लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है नक्सलवाद जैसी समस्या से निपटने में? देखिए, बात यह है कि ये नक्सलवाद की समस्या आज की नहीं है। ये नक्सलवाद की समस्या जब जब देश के कुछ प्रदेशों में रही है, केंद्र में अनेक पार्टियों की सरकार आई है, अनेक प्रधानमंत्री बने, और अगर हम ये कहें कि इसके लिए वो भी दोषी हैं तो ये ठीक नहीं होगा। हमें ये देखना होगा, बजाय सारे प्रधानमंत्रियों को या उनकी सरकारों को दोषी करार करने के बजाय कि इस समस्या के मूल में क्या है, इस समस्या के कारण क्या है और इसका समाधान कैसे खोजा जा सकता है। निश्चित रूप से उसका पहला पहलू जो है, जैसा विनीत नारायण जी ने एक संकेत में सुझाव दिया है, वो वार्तालाप है। उसके बाद अगर उससे हल ना निकले तो उसका दूसरा पहलू क्या है, उसके बाद उसका तीसरा पहलू क्या है, ये हमको स्टेप बाय स्टेप तय करना होगा। लेकिन उसके साथ साथ हम जब ये फेज वाइज ये सारी प्रक्रिया चले, उसके बीच में ही हम अपने प्रदेश के कर्णधार नेताओं को गवा दें और उसमें जो कारण सामने आए उस पर ना जाएं, जो इसके लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दोषी हों उनके खिलाफ कारगर कदम ना उठाएं, तो मैं सोचता हूं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भूल होगी। हम किसी नतीजे पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु, क्या इतने सारे रास्तों पर एक चलकर मंजिल की तरफ पहुंचा जा सकेगा? क्या आपको नहीं लगता बीजेपी भी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो बैंडेड से कैंसर का इलाज करना चाहती है? दीपक जी, हमने भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर हमेशा एक ही नीति इस विषय में रखी है कि नक्सलवाद एक राष्ट्रीय समस्या है। ये कई प्रदेशों में, कई राज्यों में समस्या है और इस समस्या का समाधान तुरंत होना चाहिए ताकि जंगल में, वन में रहने वाले आदिवासी वनवासी बंधुओं तक विकास पहुंच सके, उनको समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। और नक्सली ये कोई वैचारिक क्रांतिकारी नहीं है, ये एक प्रकार से देश की व्यवस्था के खिलाफ, लोकतांत्रिक प्रणाली के खिलाफ युद्ध करने वाले लोग हैं। ये बैलेट में यकीन नहीं करते, ये बुलेट में यकीन करते हैं। तो इनको जिस प्रकार से इनको चाहे पुलिस के माध्यम से या कोई और भी जहां बल प्रयोग करने की आवश्यकता है, बल प्रयोग करके इनको कंटेन किया जाए, इनको कंट्रोल किया जाए और जहां पर विकास को पहुंचाना है, गांव-गांव तक, जंगल के हर छोटे मजरी टोला तक, वहां तक विकास को पहुंचाया जाए। इसके लिए समग्र राष्ट्रीय राजनीतिक इच्छा शक्ति के अलावा एक योजना चाहिए। इस योजना में चाहे आप डिफेंस मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व करें, चाहे आप होम मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व करें, सबको मिलकर के जब तक एक योजना नहीं बनेगी। हो क्या रहा है आज कि डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसा कि अवनी राय साहब ने कहा कि आज नक्सलाइट के पास बहुत अच्छा वेपन है,
कहां से वेपन आ रहा है? कहीं न कहीं विदेश से, हमारे बॉर्डर से आ रहा है। तो केंद्र सरकार को उस वेपन की स्मगलिंग को रोकना होगा। उसके अलावा उनके पास जो और सोफिस्टिकेटेड एम्यूनिशन है वो भी कहां से आ रहा है, माइंस कहां से आ रही है, उनको विदेश से कहीं से कोई सपोर्ट मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है। उस सब के बावजूद जो लोकलाइज जहां पर इनका